हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर हिट एंड फिट। तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट एनसीईआरटी थ्योरी ऑफ द सेकंड चैप्टर ऑफ द फर्स्ट यूनिट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो प्यारे बच्चों, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये दो चीजें बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हिच आर कनेक्टेड विद द चार्ज। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, वी हैव कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सिंगल पॉइंट चार्ज and for the number of point charges. Now in this chapter we will be doing the same thing for the electric potential. Firstly we will calculate it for the single charge and thereafter we will calculate it for the charge system of charges. Now what is this electric potential बच्चे अगर इंग्लिश में अगर हम इसका मीनिंग देखें, इस इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है सामर्थ्य, किसी भी चीज की काम करने की सक्षमता या सामर्थ्य बोले उसको, ठीक है, कितना वो सक्षम है काम करने के लिए, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर ये चार्ज जो है हमारा कितना सक्षम है काम करने के लिए, मतलब इसके आसपास में कितना पोटेंशियल है वो हमें पता करना है। सबसे पहले बच्चे देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। पिछली क्लास में ही पढ़कर आ चुके हैं 10th क्लास में बच्चे। ये क्या होता है? दिस इज द वर्क डन, अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी एट एनी पॉइंट, ठीक है, किसी पॉइंट पर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर इंफिनिटी से मुझे कोई टेस्ट चार्ज लाने में जितना वर्क करना पड़ता है वो हमें बच्चे यहाँ पर क्या देगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देगा पी पॉइंट पर, ठीक है, ओके। अब बच्चे इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, जिसको हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं। पहली कंडीशन है बच्चे, दिस विल बी वेरी वेरी स्मॉल। दूसरी कंडीशन है बच्चे, इसकी एक्सीलरेशन 0 होनी चाहिए। हम इसको इतनी इनफाइनाइटली इतनी एक्सट्रीम स्लो एंड कांस्टेंट स्पीड से लाएंगे कि इसकी एक्सीलरेशन 0 हो। एक्सीलरेशन बच्चे 0 कैसे होगी? मूव कर रहा है तो फोर्स हम इस तरफ लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ये इस डायरेक्शन में लगाएगा, रिपेल करेगा। हम केवल इतना फोर्स लगाएंगे कि बस उसका जो वो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका अपोज हो पाए, नेट फोर्स 0 हो जाए। नेट फोर्स 0 होगा तो बच्चे एक्सीलरेशन 0, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये, पहली कंडीशन दिस विल बी वेरी वेरी स्मॉल। ये किस लिए है? ताकि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिस्टर्ब ना हो पाए, इसका ट्रू पोटेंशियल बच्चे हम यहाँ पर पता लगा पाए। तो चलिए चलते हैं, कैलकुलेट करते हैं बच्चे। पोटेंशियल तो क्या हुआ? पोटेंशियल क्या हुआ? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यूनिट होगी जूल पर कूलम, ठीक है, ओके। ऐसा यूनिट है बच्चे जूल पर कूलम, वोल्ट भी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं। अब कैसे पता लगाएंगे वर्क डन? बच्चे वर्क डन है, हम क्या करेंगे, एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, डीएक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिर उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को इस एंटायर जर्नी के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं, हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा। छोटे छोटे वर्क डन जब ऐड करेंगे यार, इंटीग्रेट करने का मतलब छोटे छोटे वर्क डन ऐड करेंगे इन्फिनिटी से लेकर आर तक, छोटे छोटे वर्क डन, तो टोटल वर्क डन मिल जाएगा। और वही हमें क्या देगा बच्चे यहाँ पर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट डी एक्स, ओके। इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चे, इलेक्ट्रिक फोर्स ये इस पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है? F इजिकल टू के क्यू नॉट ओवर, हम इस ए पॉइंट पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगा रहा है। हमने यहाँ पर देखना, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। तो ये और ये बिल्कुल नियरली नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, ठीक है। और इस इतने में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट मानते हैं हम। तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स चाहे यहाँ पर देखे, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, सेम ही मिलेगा, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, नियर अबाउट सेम और दिस इंटरवल। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चे, जो ये एग्जर्ट कर रहा है। तो ये हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चे। इसको खोल लिया, इसको कैसे खोलेंगे? एफ डी एक्स कोस थीटा। एंगल दोनों के बीच में यार 180 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ। जो एफ ई है बच्चे उसकी डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, कोस 180 डिग्री, ओके। एफ माइनस एफ डी एक्स मिल गया, एफ की वैल्यू पुट कर दी और डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर आ गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चे टोटल वर्क निकालने के लिए। वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू क्यू नॉट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर बच गया अंदर। इसको इंटीग्रेट कर देंगे बच्चे, ये मिलेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, हम पढ़कर आ चुके हैं इंटीग्रेशन 11th क्लास में। अब लिमिट्स पुट कर देंगे इन्फिनिटी टू आर, क्योंकि इन्फिनिटी से आर तक ला रहे हैं, हमें मिल जाएगा ये 1 ओवर इन्फिनिटी बच्चे 0 होता है। तो पोटेंशियल मिल जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दिस 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। देखो बच्चे, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी बच्चे? आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो पोटेंशियल बच्चे हमारा ये आ गया 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर।
अब दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे यार, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को आर के रिस्पेक्ट में। देखो ग्राफ दोनों का सिमिलर ही आएगा, केवल एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। किस पॉइंट पर? r इक्वल टू 1 मीटर पर। r इक्वल टू 1 पुट करो, r इक्वल टू 1 पुट करो, दोनों की वैल्यू सेम आएंगी यहाँ पर, इसलिए इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल of a charge. Now let's move to our next topic. So this is our next topic, to calculate electric potential due to a system of point charges. So far we have calculated electric potential due to a single point charge, and that came out to be equal to V is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q over R. तो यार अगर हमने यही पोटेंशियल बहुत सारे चार्जेस की वजह से निकालना है, ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, व्हाट विल वी डू ओवर हियर? हम क्या करेंगे, बहुत सारे चार्जेस लेंगे, Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू Q1। इन सभी का डिस्टेंस मान लेते हैं वही P से R1, R2, R3, R4 अप टू Rn रिस्पेक्टिवली। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे इन सभी की वजह से, आई मीन Q1 की वजह से, Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, Q4 Q अप टू Qn की वजह से इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे P पॉइंट पर, और सभी को सिंपली आई मीन अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे और हमारा मिल जाएगा P पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल। अब क्योंकि यार अलजेब्रिकली क्यों ऐड कर रहे हैं हम? क्योंकि हमारा पोटेंशियल क्या होता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन ऐड इट अलजेब्रिकली। तो V1 हमारा हुआ 1 over 4 pi epsilon naught Q1 over R1, V2 सिमिलरली हुआ 1 over 4 pi epsilon naught V Q2 over R2, ठीक है। V3 होगा ऐसे ही होगा हमारा 1 over 4 pi epsilon naught Q3 over R3 सिमिलरली and so on, Vn is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Qn over R1। अब सिंपली इनको ऐड कर देना है। अब क्योंकि 1 over 4 pi epsilon naught that is coming out to be as a common, so we can take it out of the bracket, so V will be equal to V1 plus V2 up to Vn, and that is 1 over 4 pi epsilon naught in the bracket Q1 over R1 up to Qn over Rn, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे हम सिंपली अलजेब्रिकली। अब देखो 1 2 3 जो वैल्यूज आ रही है हमारी चार्जेस की 1 से लेकर n तक जा रही है, उसके लिए मैंने एक आई वेरिएबल ले लिया, ठीक है, जनरल वेरिएबल। उसके साथ ही R1, R2 और R की वैल्यूज आ रही है Rn तक, तो R की जो जनरल वैल्यू ले ली मैंने एक सभी के लिए, दैट इज I। नाउ I is varying from 1 to, and that's why this has been summed over I is equal to 1 to n. So this is our total potential at the point P. Very simple. तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। हमने सिंगल चार्ज की वजह से देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आया था, उसके बाद हमने नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आया था। अब हमने देखना है एक डाइपोल की वजह से, आई मीन एक डाइपोल का उसके आसपास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, ठीक है। मान लो P पॉइंट है, एक जनरल पॉइंट लिया, ये हमारा होगा डाइपोल, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, सेंटर से, सेंटर O से डिस्टेंस है प्लस क्यू चार्ज का A, इसका भी A, टोटल डाइपोल एक्सिस की जो टोटल लेंथ होगी, डाइपोल लेंथ होगी, वो होगी 2A, ठीक है। अब माइनस क्यू चार्ज से इसका डिस्टेंस है P पॉइंट का R1, इसका है R2, ठीक है। हमने क्या करना है, सेंटर से हमने क्या माना, P पॉइंट का डिस्टेंस माना है R। अब R1 और R2 को सिंपली R की टर्म्स में लेकर आना है, बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। उसके लिए हमने क्या किया, P को B तक एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, P को B तक एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद क्या किया, प्लस क्यू चार्ज से, आई मीन Y पॉइंट से इस पर PO पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया Y, सिमिलरली X भी एक परपेंडिकुलर डाल दिया इस लाइन पर, क्लियर है। अब इसकी इतनी लेंथ, ठीक है, ये कितनी आई और यहाँ पर इतनी लेंथ, ये कितनी है, ये निकालेंगे। XOB में हमारा XP है हाइपोटेन्यूज, ये हमारा बेस OB, ये हमारा सॉरी ये परपेंडिकुलर है XB हमारा परपेंडिकुलर है, OB हमारा बेस है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज, सिमिलरली ये हमारा हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो सिंपल सी बात है, हम cos थीटा निकाल लेंगे, ये आएगा A/A, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। तो इसमें भी और इसमें भी AO की लेंथ आ जाएगी A cos थीटा, सिमिलरली BO आ जाएगा A cos थीटा। सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर हम ये एंगल थीटा मांगते हैं, ठीक है, तो हमारा जो ये आया लेंथ A cos थीटा, ये A cos थीटा, बात क्लियर है। सिंपल सी बात होगी, हमारा R1 आ जाएगा, R1 कितना किसके इक्विवेलेंट है, हमारा R1 है, हमने R1 PB के इक्विवेलेंट हमारा, ठीक है। तो PB कितना है, R प्लस A cos थीटा, तो R1 आ गया R प्लस A cos थीटा, सिमिलरली R2 आ जाएगा इसके बराबर, ठीक है। इस PY हमारा इसके इक्विवेलेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला था ताकि दोनों इक्वल आ जाए, R की टर्म्स में आ जाए। तो सिमिलरली हमारा R2 आ जाएगा, R में से ये माइनस कर दिया, ठीक है, R में से
a cos थीटा माइनस कर दिया r2 आ गया। अब सिंपल सी बात है, इनके डिस्टेंसेस हमारे r और cos थीटा की टर्म्स में आ गए, आई मीन r और थीटा की टर्म्स में आ गए, ठीक है। तो पोटेंशियल V1 हो जाएगा इस चार्ज की वजह से, माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा 1/4 माइनस क्यू ओवर r1, ठीक है। r1 की वैल्यू पुट कर दी, बात क्लियर है। पोटेंशियल V2 हो जाएगा, r2 डिस्टेंस आ जाएगा हमारा इसमें, r2 की वैल्यू पुट कर दी r माइनस a cos थीटा, r की वैल्यू r2 की वैल्यू, ठीक है भाई। टोटल पोटेंशियल आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे साइन के साथ, ठीक है। पहले वाला माइनस का, इसलिए इसको दूसरी सेकंड पोजीशन पर रख लिया, ठीक है। इनको सोल्व कर देंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करेंगे यार, ठीक है। ऐसे मान लो हमारे पास 1/2 है, 1/2 माइनस 1/4 है, ठीक है। इसका सोल्व करें, 4 1 जा 4, ठीक है, माइनस 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8, कितना आ जाएगा 2/8 1/4 आ जाएगा। सिंपल सा मेथड है, ठीक है। यहाँ पर तो हम एलसीएम वगैरह लेकर सोल्व कर सकते थे, ठीक है। ये थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक है इसको सोल्व करने की जल्दी से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, r प्लस a cos थीटा, r माइनस a cos थीटा, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई, r प्लस a cos थीटा माइनस r माइनस a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सी बात है। यहाँ से इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, बाहर आएगा माइनस का r हो जाएगा, या बाहर आएगा प्लस का a cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो r से r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये r से r कैंसिल हो गया, ठीक है। विल बी लेफ्ट विद 2a cos थीटा, ठीक है। अब 2a को और q को इकट्ठा कर लिया भाई, q इंटू 2a क्या होता है हमारा डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दैट इज p cos थीटा एज इट इज, नीचे एज इट इज। तो ये आ गया टोटल पोटेंशियल एट एंड पॉइंट p। आसान है ना, बिल्कुल आसान है, ठीक है। सिंपल सी बात, हमने करना क्या है, यहाँ से और यहाँ से इसका जो डिस्टेंसेज है इनके, इन r की टर्म्स में निकाल लेने, बस ये है। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा वर्क, पोटेंशियल आ जाएगा। अब यार एक्सिस पर देखिए, एक्सिस पर पोटेंशियल कितना आएगा, अगर कोई पॉइंट इस एक्सिस के अलोंग हो, ठीक है, एक्सियल पॉइंट पर, जैसे ये पॉइंट कंसीडर कर लिया हमने p पॉइंट, यहाँ पर ये थीटा कितना हो जाएगा, इस p पॉइंट को, आई मीन इस लाइन को हम ऐसे झुकाएं, इन दैट केस और थीटा विल बिकम 0, ठीक है। तो थीटा 0 पुट कर देंगे हम, cos 0 होता है, यहाँ पर थीटा 0 पुट कर दो, cos 0 1 p और 4/4 r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हमारा आ गया पोटेंशियल, ठीक है। कहाँ पर, इसके एक्सियल पॉइंट पर। अब इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालेगा, इक्वेटोरियल पॉइंट हमारा कहाँ है, ठीक है। ये हमारे, मान लो हमारा ये डाइपोल, ये होगा इसका इक्वेटोरियल पॉइंट, बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन, इसके यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर हम पोटेंशियल निकाले, इन दैट केस और थीटा विल बिकम 90 डिग्री, ठीक है। इसको बिल्कुल ऐसे कर दें हम, इस पी ओ को ऐसे कर दें, थीटा विल बिकम 90 डिग्री, 90 डिग्री वैल्यू पुट कर दें कोस में, कोस 90 0, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर आ गया 0 पोटेंशियल। तो इसका मतलब क्या हुआ यार, जो हमारा डाइपोल होगा उसके इक्वेटोरियल पॉइंट में जहाँ पर भी हम पोटेंशियल निकालेंगे वो हमेशा 0 आएगा, ठीक है। 0 होता है, हम निकाल चुके हैं। तो ये था भाई इसके स्पेशल केसेस, किसके सॉरी इस जनरल पॉइंट पर निकाला, ठीक है। फिर उसके स्पेशल केसेस निकाल दिए डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर और एक्सियल पॉइंट पर, ये आए पोटेंशियल। तो बच्चे अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कहाँ पर, एक तो एक्सियल पॉइंट पर और दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट पर। इन केसेस में बच्चे हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, एक बार हम कंबाइन निकाल चुके हैं, उसके एक जनरल पॉइंट पर निकाला था, ठीक है। वहाँ से हमने दोनों के केसेस ले लिए थे, लेकिन अब हम पर्टिकुलरली निकालेंगे, ठीक है। एक एक्सियल पॉइंट पर निकालेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालेंगे। बच्चे हमने क्या देखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए एक चीज़ चाहिए, ठीक है। चार्ज तो हमारे पास है, डिस्टेंस चाहिए, कहाँ का, चार्ज का उस पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए कि कितनी दूर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, क्योंकि होता है 1/4πε0 Q/r, ठीक है। तो r पता लग गया, क्यू से, आई मीन पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है, क्यू से, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद जितने भी चार्जेस हैं हमारे पास उनका हम निकालेंगे इंडिविजुअली और सभी को ऐड कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो ये रहा हमारा एक्सियल पॉइंट, ठीक है। ये हमारा डाइपोल, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ये पॉइंट, इस पॉइंट का सेंट्रल डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस है वो है r, ठीक है। अब यार प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब क्योंकि सेंटर से प्लस क्यू चार्ज का डिस्टेंस है a, तो प्लस क्यू चार्ज का p पॉइंट से डिस्टेंस हो गया r माइनस a, माइनस क्यू का हो गया r प्लस a, ये r है, ठीक है, सेंटर से p, ये इतना a है, तो r प्लस a माइनस क्यू का, r माइनस a प्लस क्यू का, ठीक है। सिंपल सी बात है, अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे,
मान लो V1 पोटेंशियल है प्लस क्यू की वजह से, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा 1/4πε0, डिस्टेंस है r माइनस ए। इसकी वजह से कितना हो जाएगा, इसकी माइनस क्यू की वजह से, ठीक है, डिस्टेंस है r प्लस ए। सिंपल सी बात है, दोनों को एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे, ठीक है। आगे कुछ भी सारे के सारे मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, r प्लस ए माइनस r माइनस ए, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या होगा, r कैंसिल हो जाएगा, 2a बचेगा, q इंटू 2a होता है p, ठीक है। नीचे दोनों की मल्टीप्लाई की थी, दैट गिव अस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सो दिस बिकम्स p ओवर 4πε0 r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डाइपोल का, जो कि हमने केस देखा था। अभी यार मान लो ये p पॉइंट इस चार्ज से बहुत दूर हो, ठीक है, आई मीन r बिकम्स वेरी वेरी ग्रेटर देन a, इन दैट केस हमारा पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई, p ओवर 4πε0, ठीक है। ये हमारा खत्म हो जाएगा, शॉर्ट डाइपोल की तरह बिहेव करेगा इन दैट केस, तो हमारा क्या हो जाएगा ये r स्क्वायर p ओवर 4πε0 r स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्शन हमने बतानी, आई मीन डायरेक्शन इसकी स्केलर है, ठीक है, तो हमारा पोटेंशियल इतना हो जाएगा, डायरेक्शन का इसमें कोई फंडा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पोटेंशियल हो गया एक्जेक्ट पॉइंट पर। अब इक्वेटोरियल पॉइंट पर देखेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पर इस चार्ज का यहाँ से डिस्टेंस निकाला, इस चार्ज का यहाँ से डिस्टेंस निकाला। पहले सबसे पहले हमने डाइपोल लिया 2a लेंथ का, इतनी है a, ठीक है, ये है r डिस्टेंस सेंटर से, ठीक है, डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस है हमारे पॉइंट का r, ठीक है। तो अब r और a की टर्म्स में हमने ये डिस्टेंस निकाल लिया, माइनस क्यू का यहाँ से, माइनस क्यू का यहाँ से, दैट केम एज r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, इस ट्राइंगल का यूज करके। सिंपल बात है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये हो गया r, ये हो गया a, ये आ जाएगा हमारा डिस्टेंस। देखो दोनों का डिस्टेंस सेम है, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक, स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो डिस्टेंस सेम है। सिंपल सी बात है, हम अपोजिट चार्ज है, इसका मतलब पोटेंशियल दोनों का कैंसिल हो जाएगा। कैसे, देखो पोटेंशियल निकाल लिया क्यू चार्ज की वजह से, प्लस की ओवर 4πε0 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। सिमिलरली माइनस क्यू चार्ज से माइनस की ओवर 4πε0 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। दोनों को एल्जेब्रिकली ऐड किया, हमारे पास की ओवर 4πε0 कॉमन आ रहा था, ब्रैकेट में ये बचा, दोनों देखो कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, गिविंग अस टोटल पोटेंशियल है 0 ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट, जो कि हम देख भी चुके हैं, ठीक है। पिछले केस में भी देखा था, इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमारा जो पोटेंशियल आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, वो 0 आएगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल यहाँ पर कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों 0 हो गए। अब देखते हैं यार, कंपेयर करते हैं फिर से, डाइपोल का पोटेंशियल कितना होता है और कैसे वेरी करता है डिस्टेंस के साथ, सिंगल चार्ज का कैसे वेरी करता है, दोनों में फर्क क्या है। जो हमने सिंगल चार्ज का पोटेंशियल निकाला था, ठीक है, देखो सिंगल चार्ज का पोटेंशियल निकालते हैं, सिंपल सी बात है, हम क्या निकालते आए हैं 1/4πε0 q/r, ये होता है हमारा सिंगल चार्ज का पोटेंशियल, r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन डाइपोल का r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है। तो डाइपोल का होता है r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और हमारा सिंगल चार्ज का होता है r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो डाइपोल का होता है सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक, ठीक है, क्योंकि देखो एक डाइपोल बन गया हमारा, इसकी फील्ड भी हमारी कैसी आई थी, ऐसी आई थी सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक, और इसकी फील्ड कैसी आई थी, सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज था, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक आई थी बच्चे, ठीक है, चारों तरफ सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। और इसकी फील्ड कैसे वेरी करती है यार, हमने देखा था एक जनरल पॉइंट पर, अगर हम देखें जनरली देखें, इसकी फील्ड, इसका पोटेंशियल आया था डाइपोल का p cos थीटा ओवर 4πε0 r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है, r पे भी डिपेंड कर रहा है, दोनों चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। अभी थीटा क्या था, थीटा था यार हमारा जो हमारा जनरल पॉइंट लिया था, इससे ज्वाइन करने वाला ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया था हमने जो, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर r और ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी p, दोनों के बीच का एंगल था, ठीक है, थीटा। r पर भी थीटा पर भी डिपेंड कर रहा था, देखो r पर भी डिपेंड कर रहा है और थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सिंगल चार्ज की वजह से केवल r पर डिपेंड कर रहा है। तो ये दोनों के डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं जो एग्जाम में पूछ लेता है कि जो पोटेंशियल होता है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का और एक सिंगल चार्ज का, क्या डिफरेंस है दोनों में, तो ये डिफरेंस है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, दिस इज वेरी वेरी इजी, ठीक है, बात क्लियर है ना, बहुत आसान है। सिंपली हमने डिस्टेंसेस देखने हैं और उनको पुट कर देना है फॉर्मूले में, बेसिक फॉर्मूले में 1/4πε0 q/r में, ठीक है, उसमें डिस्टेंसेस पुट कर देने हैं। उसके बाद जितने भी चार्जेस का निकाला है, सभी चार्जेस का जो पोटेंशियल आया उनको हम एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे, हमें टोटल पोटेंशियल मिल जाता है। बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं,
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चों दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो बच्चों ये हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इस डाइपोल को लेकर आए, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। डाइपोल लेंथ होगी 2a, इसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी ये वाली पी वेक्टर, ठीक है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब जब यार हम इस डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आएंगे, क्या होगा, इस पर एक टॉर्क जनरेट हो जाएगा। वो कैसे होगा भाई, प्लस क्यू चार्ज इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, माइनस क्यू चार्ज इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इस डायरेक्शन में होना मतलब क्या है, इस तरफ कोई पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है, इस तरफ कोई नेगेटिव चार्ज का सोर्स होगा और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होती है, मतलब नेगेटिव से निकलकर पॉजिटिव में जा रही है जैसा कि होता है। ओके, प्लस क्यू चार्ज इस तरफ जाने की कोशिश करेगा और माइनस क्यू चार्ज इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब क्या होगा यार, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे क्योंकि चार्जेस की जो चार्ज है दोनों के दोनों का मैग्नीट्यूड क्यू है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है इस रीजन में, दैट इज ई। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहाँ पर लगेंगे, कपल फॉर्म हो जाएगा। जब भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं किसी सिस्टम पर, ठीक है, जैसे कि ये सिस्टम है, इस पर एक फोर्स इस तरफ लगे, एक फोर्स इस तरफ, ठीक है, एक फोर्स ऊपर की तरफ, एक फोर्स नीचे की तरफ, इक्वल एंड अपोजिट हो, ये ऐसे रोटेट करने लग जाएगा, ठीक है। तो बच्चे अब क्या होगा, वो जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो हम पढ़ते हैं टॉर्क की डेफिनेशन पढ़कर आए हैं। फोर्स कितना है, क्यू ई, ठीक है, चार्ज पर फोर्स कितना लग रहा है, क्यू ई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच का क्या होगा बच्चे, ये वाला, ठीक है। मान लो थीटा एंगल बना रहा है ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो हमारा थीटा एंगल बना रहा है, तो जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू 2a sin थीटा। यूजिंग दिस 2a sin थीटा विल कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस dipole, that will be equal to q into e into 2a sin theta. Now q into 2a will give you p, dipole moment, p e sin theta will be equal to tau. अब बच्चे क्या होगा, अगर हम यहाँ पर वर्क डन निकालें, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको d थीटा से एंगल से रोटेट कराएं हम, d थीटा एंगल से रोटेट कराने पर इस पर जो वर्क डन होगा, ठीक है, वर्क डन होगा उस केस में वो क्या होगा यार, टाउ डी थीटा। क्योंकि अगर मान लो हमारे पास फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट एफ डी एक्स देगा हमें वर्क डन। सिमिलरली एंगुलर जो हमारा यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डी थीटा, वहाँ पर टॉर्क जनरेट हो रहा, फोर्स की जगह टॉर्क लगेगा, टॉर्क ले लेगा फोर्स की जगह, तो यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, टाउ डी थीटा, वहाँ पर एफ डी एक्स, ठीक है, यहाँ पर फोर्स की जगह टाउ, डिस्प्लेसमेंट डी एक्स की जगह डी थीटा, ठीक है। हम 11th क्लास में ये कंसेप्ट पढ़कर आ चुके हैं। तो यार हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, टाउ डी थीटा, टाउ है हमारा ये वाली चीज बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। थीटा 1 से थीटा 2 अगर हम इसको रोटेट कराते हैं तो वर्क डन होगा हमारा टाउ डी थीटा। इंटीग्रेटिंग ओवर द लिमिट्स थीटा 1 टू थीटा 2 विल गिव यू will get PE theta 1 to theta 2 sin theta d theta. P is has been taken out of the integration because these things are constant here, ठीक है। ओके, नाउ टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू पी इंटू माइनस कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस थीटा, इंटीग्रेटिंग ओवर द लिमिट्स थीटा 1 टू थीटा 2। नाउ पुटिंग these limits थीटा 2 and थीटा 1 in the place of this theta will give you minus sign is taken out of the bracket. Okay, now upper limit minus lower limit cos theta 2 minus cos theta 1. So this will give you work done total work done PE into cos theta 1 minus cos theta 2. अब बच्चे हम क्या करें, यही वर्क डन क्या होगा, this total work done in rotating the dipole from angle theta 1 to theta 2 will be stored as the potential energy of this dipole and that will be equal to P into cos theta 1 minus cos theta 2. Now अब अगर हम इसको बच्चे क्या लेकर आए, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लेकर आए, मतलब इनिशियल एंगल थीटा 1 जो है हमारा वो 90 डिग्री का हो और फाइनल एंगल थीटा हो जाए, ठीक है। डी थीटा रोटेट करने के बाद फाइनल एंगल थीटा हो जाए, इनिशियल एंगल 90 डिग्री हो, तो यहाँ पर पुट कर दो यार कोस 90 0 माइनस कोस थीटा 2 की वैल्यू थीटा 0 माइनस कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कोस थीटा मिलेगा, अल्टीमेटली विल गेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डाइपोल एज माइनस पी कोस थीटा, डॉट प्रोडक्ट में हो जाएगी यार माइनस पी डॉट ए। ओके, अब देखो परपेंडिकुलर जब हम इसको लेकर आए, ठीक है, मान लो ये
अब फाइनल पोजीशन इसकी ऐसी हो जाएगी डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ठीक है, यानी कि P इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाए, मतलब प्लस क्यू चार्ज इस तरफ चला जाए, माइनस क्यू चार्ज इस तरफ, हमारी पोजीशन ऐसी हो जाए कुछ, प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। नॉर्मली होता भी ऐसा ही है कि यही पोजीशन अचीव करने की कोशिश करता है कि पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ जाने की कोशिश करता है, नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। इस केस में हमारा जो ये पोजीशन हो जाएगी स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन हो जाएगी, और यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, थीटा टू कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा फाइनल एंगल मतलब, ठीक है। तो इसमें पुट कर देंगे यार, माइनस पी इक्वल थीटा थी हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसमें पुट करेंगे जब हम थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 एंगल बनाए, उसके पैरेलल हो, दोनों पैरेलल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और पी की डायरेक्शन। इन दैट केस और एंगल विल बी इक्वल टू थीटा, एंगल विल बी इक्वल टू 0, and that this will give you minimum potential energy, that is minus PE. So this is the minimum potential energy in which state, in the state of stable equilibrium। इस पोजीशन में ये स्टेबल होगा, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन अटेन कर लेगा, क्योंकि चाहता ये यही है, प्लस क्यू चार्ज इसकी तरफ, माइनस क्यू चार्ज इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगर क्या हो, हम इसको एंटी पैरेलल कर दें, ठीक है, इस पर फोर्स लगाकर P जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, P की डायरेक्शन, मतलब प्लस क्यू चार्ज इस तरफ, माइनस क्यू चार्ज इस तरफ। अब तो क्या होगा यार, प्लस क्यू चार्ज आ गया इस प्लस की तरफ, ठीक है, सोर्स चार्ज जो हमारा पॉजिटिव इस तरफ आ गया, वे दोनों रिपेल करेंगे, माइनस क्यू चार्ज चला गया इसकी तरफ, ठीक है। यहाँ देखो यार, यहाँ प्लस चार्ज था, यहाँ माइनस चार्ज था, ठीक है, ठीक है भाई, ओके। ये प्लस चार्ज को रिपेल करेगा, ये माइनस चार्ज को रिपेल करेगा, तो यहाँ पर स्टेबल नहीं रह पाएगा। जब रिपल्सन होगा, ठीक है, जब तक हम वहाँ पर जकड़े हुए हैं यार, वो तो रिपेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से इन्फिनिटी धकेलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा यार, वहाँ पर अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे हम उसको। ये कब होगा, जब इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। इस केस में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेगा यार, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 180 डिग्री पुट करें, कोस 180 इज इक्वल टू -1 माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी होती है, प्लस PE। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ से रिपल्सन, यहाँ पर भी रिपल्सन, स्टेबल रह ही नहीं पाएगा, ठीक है। ये भी पूछा जाता है पेपर में, डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है। तो आई होप यार आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। अब चलते यार इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लो आप, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन आई एम सेइंग, ओके। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चे, दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये रिलेशन कैसे आया और इसकी इंपॉर्टेंस क्या बच्चे, ये देखते हैं, ठीक है। देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चे, वही पुराने वाला एग्जांपल, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसके आसपास इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक दूसरा टेस्ट चार्ज ला रहे हैं। तो उस टेस्ट चार्ज को लाने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ता है वो हमने देखा था, ठीक है। मान लो A पॉइंट से B पॉइंट तक dr डिस्प्लेसमेंट मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, हम इस तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा बच्चे, वो कितना लगेगा, ठीक है, वो क्या लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में, वो इतना लगेगा, माइनस क्यू नोट ई। माइनस क्यों, क्योंकि F एक्सटर्नल इस तरफ लग रहा है, F एक्सटर्नल इस तरफ लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, दैट्स व्हाई दिस हैज बीन टेकन एज नेगेटिव इन साइन, ओके। तो ये वर्क कितना करेगा बच्चे, वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम A टू B, दैट विल बी F डॉट dr, dw होगा, ठीक है। F डॉट dr इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट E डॉट dr। बात क्लियर है, बिल्कुल आसान है। अब यहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बच्चे, अगर हम वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में निकाले, ये वर्क डन था इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में, ठीक है, ये निकाला फोर्स निकालकर, तो यहाँ पर पोटेंशियल की टर्म्स में निकाले बच्चे, यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, दिस हैज बीन गिवन एज आई मीन चेंज इन पोटेंशियल, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स A टू B। तो यहाँ से बच्चे हमारा वर्क डन आ जाएगा Q नॉट इंटू VB माइनस V है, वहाँ से फोर्स से आया था ये, यहाँ पर देखो दोनों वर्क डन यार, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्क डन निकाला मैंने, तरीके डिफरेंट है लेकिन होगा तो सेम ही ना,
तो दिस विल बी इक्वल टू दिस वन. फ्रॉम हियर आई मीन इक्वेटिंग दीज टू इक्वेशंस वी विल गेट dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर. बात क्लियर है, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है. ओके, अब यहाँ से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई माइनस dv बाई डी आर. तो बच्चे ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है पोटेंशियल के साथ कैसे चेंज हो रही है एज अ नेगेटिव ग्रेडियंट, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट. बच्चे ये जो है ना हमारा, ये इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट dv बाई डी आर. ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे चेंज हो रहा है, ये दे रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब यहाँ से हम एक कंक्लूजन क्या देख सकते हैं, देखो नेगेटिव में आ रहा है. जैसे अब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगी ना बच्चे, इन दोनों की डायरेक्शन के साथ फंडा नेगेटिव का, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगी हमारा जो पोटेंशियल है उस डायरेक्शन में डिक्रीज होगा. सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इस तरफ जब हम जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, हमारा पोटेंशियल डिक्रीज होता जा रहा है. यही इक्वेशन बता रही है, एज सिंपल एज दैट. अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी है वोल्ट, इसकी है मीटर. ठीक है, वोल्ट पर मीटर. एक और ये यूनिट, नई यूनिट आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, वोल्ट पर मीटर. ये आपको यहाँ से प्रूव करना कि वोल्ट पर मीटर न्यूटन पर कूलम के भी इक्वल होता है. इजी है, देख लेना. अब देखते हैं न्यूमेरिकल में कैसे यूज करना है इसको. पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि डिफरेंस बताओ पोटेंशियल में बिटवीन दिस टू पॉइंट्स. इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दो पॉइंट होंगे, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, साइन कैसा है. ठीक है, ए पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा है या बी पॉइंट पर पोटेंशियल कम है, ऐसे इस तरह का न्यूमेरिकल. तो हमेशा याद रखना न्यूमेरिकल के लिए बच्चे ये यूज करना, याद रखना. क्यों, अभी पता चल जाएगा. मान लो हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे, ठीक है, और इसमें हमारा ये कोई चार्ज का सिस्टम है. ठीक है, ए बी सी डी. बात क्लियर है. इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो 4 न्यूटन पर कूलम है. ये स्क्वायर है कोई, इस स्क्वायर की साइड है 1 मीटर. ठीक है, अब हम डिफरेंट पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालेंगे. ध्यान से देखना. अब बच्चों देखो, पोटेंशियल डिफरेंस मान लो निकालना VAB. अब VAB क्या होगा, VAB क्या होगा बच्चे, मान लो ये पूछ रखा है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B. सपोज दिस इज गिवन एज VA माइनस VB. मान लो इसको हम ऐसे लिखते हैं. ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया, तब क्या होगा बच्चे, फॉर्मूला ये यूज करना. इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 4. कितना है डिस्प्लेसमेंट, 1. कोस थीटा कितना है दोनों के बीच में, यहाँ पर. डायरेक्शन नहीं देखनी हम, किस तरफ जा रहे हैं किस तरफ से आ रहे हैं, डजंट मैटर. कुछ नहीं देखना डायरेक्शन का, बस ये देखना कितना है ये टीआर, 1 मीटर. 1 कितना होगा, 4 वोल्ट आ गया पोटेंशियल. अब देखो कि पोटेंशियल कहाँ पर ज्यादा कहाँ पर कम है. हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, मतलब बी पर कम है, ए पर ज्यादा है. ए में से बी माइनस कर रहे हैं, ए वाले पोटेंशियल में से बी वाला पोटेंशियल माइनस कर रहे हैं, मतलब और ए वाला ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा ये कम, इसलिए पॉजिटिव आसान. अगर यहीं पर ये पूछता VBA, तब क्या होता, VB माइनस VA. आना तो यही था, ऐसे ही कैलकुलेट करना था. ठीक है, ई पुट कर देते, आर एज इट इज 1 पुट कर देते, कोस थीटा वही 0 डिग्री दोनों के बीच में 1 हो जाएगा. ठीक, कोस 0 1. तो आना क्या था, 4 वोल्ट. लेकिन साइन की गड़बड़ हो जाती. अगर तुम ये साइन लेकर चलते हो ना यार यहीं पर, तो तुम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, किस कहाँ पर कैसा क्या करूँ मैं. ठीक है, तो करना क्या बच्चे, यहाँ पर VBA इज इक्वल टू VB माइनस VA. अब देखो पोटेंशियल कहाँ पर ज्यादा, पोटेंशियल बच्चे यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर कम. ठीक है, कम वाले में से ज्यादा माइनस कर रहे हैं. अब तो क्या होगा, साइन सिंपल सी बात है, नेगेटिव आएगा. ये हमारा फाइनल आंसर. बात क्लियर है, बिल्कुल आसान है यार. अब मान लो यहां से निकालता ए और डी के बीच में VAD निकालता बच्चे. ठीक है, VAD क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 4. डिस्प्लेसमेंट अब की बार कितना हो गया, ये एक है ये एक है, तो ये कितना हो जाएगा, √2. कोस थीटा कितना हो गया, ये ऐसे था, ये बिल्कुल इसका डायगोनल है, 45 डिग्री एंगल है बच्चे ये. तो 45 कोस 45 कितना होता है, 1/√2. √2 से √2 कैंसिल, कितना आगा, 4 वोल्ट. ठीक है, यहाँ और यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट आया. अब ये पूछ रहा है कि अब VDA पूछे, मान लो अब VAD क्या, मान लो इसको तुम ऐसे लिखो यार, VA माइनस VD. ठीक है, अब ए पर ज्यादा है डी पर ज्यादा है, ए पर ज्यादा है डी पर कम है, ज्यादा में से कम माइनस कर रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा. यहीं पर आपसे पूछता अगर वो VD माइनस VA, तो क्या होता बच्चे, सिंपल सी बात है, आंसर तो यही आना था, मैग्नीट्यूड में 4 वोल्ट. लेकिन साइन कैसा होगा, अब डी पर ज्यादा है ए पर ज्यादा है, डी पर कम है ए पर ज्यादा है, तो कम वाले में से ज्यादा माइनस कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है नेगेटिव साइन होगा. ठीक है, तो ऐसे हम न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से. ठीक है, ज्यादा पूछे कम पूछे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा कम होगा. डी पर ज्यादा है, सी पर कम है, बी पर ज्यादा है, ए पर कम है. इन दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम है.
बात क्लियर है? बिल्कुल आसान है यार। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चे दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस देखेंगे क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है बच्चे। सबसे पहले देख लेते हैं कि नाम से पता चल रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा। इस जिसके मान लो ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर है, सिंपल। ठीक है, अब देखते हैं कि ये हम ड्रॉ कैसे करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मूला देखते हैं बच्चे, पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर। अगर हमारा के कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है मान लो, ठीक है, एक सिंपल चार्ज का अगर ड्रॉ कर रहे हैं एक फिक्स चार्ज लेकर, तो वहां से अगर आर फिक्स कर दे हम, ठीक है, जिन जिन पॉइंट का ये डिस्टेंस सेम है बच्चे, उन पॉइंट्स पर हमारा पोटेंशियल सेम होगा। सिंपल सी बात है। ये वाला स्फीयर लो, ये एक चार्ज है, ठीक है, इसका हम अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करें तो ऐसा दिखेगा। ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये फर्स्ट है मान लो, ये सेकंड है, ये थर्ड, सभी की रेडियस अलग अलग है। अब यहाँ से यार इस स्फीयर का डिस्टेंस मतलब आर कांस्टेंट है, हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट है, आर 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 आर। तो आर जब कांस्टेंट होगा तो पोटेंशियल तो सिंपल सी बात है कांस्टेंट होगा। इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट, इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट जितना भी है। मान लो यहाँ पर 4 वोल्ट है इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, हर एक पॉइंट पर 4। मान लो ये 3 वोल्ट का है, ये 2 वोल्ट का है, तो इस स्फीयर पर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल 2 वोल्ट होगा। बात क्लियर बच्चों? सिंपल सी बात। अब ये बताओ, प्रॉपर्टी देख लेते हैं यार। वर्क डन जब होता है ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि वर्क डन होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। अब पोटेंशियल में चेंज ही नहीं आ रहा, कांस्टेंट है, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर है। वीए पर भी 4 है, वीबी पर भी 4 है, तो डिफरेंस जीरो आया ये, तो इधर से डब्ल्यू हमारा क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो वर्क डन, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। दूसरी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं बच्चे इक्विपोटेंशियल सरफेस के, देख लो यहीं से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ब्लैक में ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, एरो में जो दिख रही है। अब देखो हमारी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो रेडियस के अलोंग होती है, हम देख चुके हैं, ठीक है। अब ये एक स्फीयर है, ये भी एक स्फीयर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब जो रेडियस होती है बच्चे वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, देख चुके हैं हम, ठीक है, या फिर सिंपल कंसेप्ट है ये। तो ये तो हो गई हमारी इसकी फील्ड की कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर होती होंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस के। प्रूव भी कर सकते हैं। डीडब्ल्यू है एफ डी एक्स कोस थीटा, हम लोग वर्क डन। एफ को क्या लिख सकते हैं? क्यू नोट ई। फोर्स कितना होता है यार? क्यू नोट ई होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ना तो क्यू नोट जीरो हो सकता, ना ई डी जीरो हो सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ चार्ज, अगर चार्ज है तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो होगा क्या हमारा? अब वर्क डन जीरो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, तो बचा क्या? थीटा 90 डिग्री यहाँ से, ठीक है। थीटा जीरो होगा तो थीटा कितना आएगा? कोस जीरो, कोस थीटा इक्वल टू जीरो, मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब जो एंगल है किस किसके बीच का? इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारा ये है सरफेस, डीएक्स एलिमेंट कहाँ पर लेते हैं? डीएक्स एलिमेंट हम सरफेस पर लेते हैं, उनके बीच का एंगल कितना बच्चे? 90 डिग्री। वेरी सिंपल। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगर वो करते हैं तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती कभी भी, ठीक है। ऐसे ये भी इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर दो पोटेंशियल की वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है। मान लो यार यही ले लो, इसका 2 वोल्ट है, इसका 3 वोल्ट। अगर ये काट रहे होते, जहां पर काट रहे होते वहां पर दो वैल्यूज होती, एक तो इस वाली की 2 वोल्ट और एक इस वाली की 3 वोल्ट। यार एक ये हो गया 2 वोल्ट का, एक ये हो गया 3 वोल्ट का, यहाँ पर कितनी वैल्यू होती? कितनी देखते हैं हम, ठीक है, इसकी देखते या इसकी देखते? तो दो वैल्यू तो हो ही नहीं सकती एक पॉइंट पर, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर इन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फार्दर अपार्ट इन द वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग में यार आपस में पास पास में होते हैं, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में दूर दूर होते हैं। यहाँ से देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है माइनस डी बाई डी आर। अब यहाँ से डी आर क्या आ गया? माइनस डी बाई ई। तो जो स्पेसिंग है इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की बच्चे, वो कितनी है? आई मीन किस पर डिपेंड कर रही है? अगर डी वी कॉन्स्टेंट हमारा, दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। तो जितनी ई ज्यादा होगी स्पेसिंग उतनी कम, ई जितनी कम होगी स्पेसिंग उतनी ज्यादा, सभी में ऐसा दिख जाएगा। तो ये था पॉजिटिव चार्ज का। तो जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है तो स्पेसिंग देखो बढ़ रही है। ऐसे ये डाइपोल के लिए है सेम चीज, ठीक है। अंदर की तरफ डाइपोल में, डाइपोल एक्सिस के आसपास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में, डाइपोल के आसपास अंदर की तरफ यहाँ पे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है, दैट्स व्हाई दीज आर क्लोजर टू ईच अदर। सिंपल सी बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है, दैट्स व्हाई दे आर फार्दर अपार्ट टू ईच अदर। सेम वे, सेम यहीं पर भी है, पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाती है बच्चे यहाँ पर, क्योंकि रिपेल करते हैं। यहाँ पर स्ट्रांग होती है, यहाँ पर भी स्ट्रांग होती है, दैट्स व्हाई दीज आर क्लोजर टू ईच अदर। यहाँ पर दे आर फार्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर।
पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के लिए। ये है बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमारी यूनिफॉर्म हो, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यूनिफॉर्म हो, हर एक पॉइंट पर सेम हो, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे ऐसे दिखेंगे, प्लेन दिखेंगे, ठीक है। अगर हम ड्रॉ करें तो एक प्लेन, ये प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, वो इनके बीच की स्पेसिंग बच्चे कांस्टेंट होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है। ये डिस्टेंस बराबर है। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है इस डायरेक्शन में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार पेपर में कि जेड डायरेक्शन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करो, तो ये हो गई। अब देखो इस तरफ इंक्रीज हो रही है, मान लो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी डिस्टेंस ज्यादा होगा, इनके बीच की स्पेसिंग ज्यादा, यहाँ पर स्पेसिंग कम क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज्यादा है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी देख सकते हो वर्क डन यहाँ के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जीरो होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये था बच्चे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में, बहुत आसान टॉपिक है। प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से पूछ भी लेता है 1 या 2 नंबर में ड्रॉ करना, ठीक है, 1 नंबर में ऑलमोस्ट। Okay, so now let's move to our next topic. So this is our next topic to find out the electric potential energy of a system of 2 point charges. सिंपल सी बात है, जब भी हम किन्हीं चार्जेस का कोई सिस्टम बनाएंगे, इकट्ठा करेंगे, तो उन चार्जेस को वहां पर लाने में कितना वर्क करना पड़ा है वो टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो उस सिस्टम की हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, बहुत पुराना कंसेप्ट है। तो क्या करेंगे बच्चे, अब हमें क्या करना है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है। यहाँ पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इसके आसपास 2 चार्जेस लाने हैं, उस उन दोनों चार्जेस की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो निकालनी है, कितनी होगी, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं यार, इस सोर्स चार्ज की वजह से यहाँ पर P1 पॉइंट पर मान लो पोटेंशियल है V1, P2 पॉइंट पर पोटेंशियल है V2। इन दोनों पॉइंट्स पर मैं 2 चार्ज लाऊंगा Q1 और Q2 इन्फिनिटी से। तो Q1 को लाने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा बच्चे, जब मैं Q1 को ला रहा हूँ इनिशियली इस पॉइंट पर ला रहा हूं, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल V1 है, तो यहाँ पर Q1 को लाने के लिए वर्क डन इतना करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन जब Q2 को लाऊंगा बच्चे में क्या होगा, इस P2 पॉइंट पर 2 पोटेंशियल आ जाएंगे, इस सोर्स चार्ज की वजह से V2, इसकी वजह से इस चार्ज की वजह से भी आ जाएगा पोटेंशियल, कितना आएगा V = K Q1/R, ये पोटेंशियल आ जाएगा इस Q1 चार्ज की वजह से यहाँ पर। तो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा बच्चे यहाँ पर इस पॉइंट पर V2 प्लस दिस वन। अब की बार मुझे वर्क कितना करना पड़ेगा बच्चे, Q2 इंटू दिस वन, सिंपल सी बात है। तो वर्क डन W2 क्या होगा, Q2 इंटू टोटल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, टोटल पोटेंशियल इतना है। तो जो वर्क डन W1 प्लस W2 क्या देगा हमें, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस सिस्टम। बिल्कुल सिंपल सी बात है, टोटल वर्क डन निकाल देंगे यहाँ से, W1 प्लस W2 टोटल एनर्जी मिल जाएगी बच्चे। W1 था Q1V1, W2 हमारा होगा ये वाला, सभी को ऐड कर दिया, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल सिंपल। अब न्यूमेरिकल में क्या पूछा जाता है अभी, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन ही नहीं है, ठीक है। तब क्या होगा, अगर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन नहीं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई V1 नहीं था ना कोई V2 था, ये टर्म्स हट जाएंगी। इन दोनों चार्जेस को इकट्ठा करने में मुझे इतना वर्क करना पड़ता और इतनी एनर्जी स्टोर हो जाती केवल 2 चार्जेस के सिस्टम में। अगर ये गिवन नहीं है, ठीक है, तब केवल मेरी इतनी पोटेंशियल एनर्जी होती इस सिस्टम की, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है। क्योंकि Q1 को लाने के लिए मुझे वर्क डन 0 करना पड़ता बच्चे, क्योंकि वहां पर कोई पोटेंशियल है ही नहीं। तो W1 हो जाता मेरा 0, ठीक है, W1 हो जाता बच्चे मेरा 0, और W2 क्या हो जाता बच्चे, ये वाला, यहां से निकालते W2, ये वाली टर्म आती, V2 तो 0 हो जाता, तो Q2 इसके साथ मल्टीप्लाई होता, तो ये टर्म आती मेरी कितनी, Q1 Q2/R, बस। तो टोटल वर्क डन बच्चे मेरा कितना हो जाता, 0 प्लस दिस, आई मीन ये थर्ड टर्म, बिल्कुल सिंपल। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं यार, यूज कैसे करना बच्चे। मान लो हमारे पास ये है, Q चार्ज है, 2Q चार्ज है, -3Q चार्ज है, ठीक है। सबसे पहली बात याद रखना, न्यूमेरिकल में साइन कंसीडर करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्जेस ला रहे थे क्योंकि पोटेंशियल में भी साइन कंसीडर करते हैं और पोटेंशियल से हम एनर्जी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर साइन कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चे, इस सिस्टम को बनाने में मुझे कितनी एनर्जी लगानी पड़ी। जब मैं सबसे पहले Q चार्ज को लाया, ठीक है, वहां पर कोई पोटेंशियल नहीं था, एक टर्म वहां से बन जाती है W1, याद रखना, अब ध्यान रखना क्या बता रहा हूं मैं। दूसरा जब चार्ज लाया बच्चे, मेरे पास ये एक टर्म बन जाती है, ठीक है, क्या बन जाएगी, और Q इंटू 2Q अपॉन डिस्टेंस मान लो L है बच्चे, ठीक है, K अपॉन इनका डिस्टेंस, ये एनर्जी स्टोर हुई इस सिस्टम को बनाने में, सिंपल सी बात है। अब जब ये लाऊंगा बच्चे यहाँ पर तीसरा चार्ज लाऊंगा,
यहाँ इस पॉइंट पर इसकी वजह से भी पोटेंशियल है, एक टर्म यहाँ से बन जाएगी, बिल्कुल क्लियर है ना। इसकी वजह से भी यहाँ पर पोटेंशियल है, एक टर्म यहाँ से बन जाएगी। तो कितनी टर्म्स और आएंगी, 2 टर्म्स और आएंगी, एक इसका कॉम्बिनेशन और एक इसका कॉम्बिनेशन। Q इंटू -3Q, डिस्टेंस कितना वही L मान लो, प्लस एक इसकी वजह से 2Q इंटू -3Q, इनका कितना डिस्टेंस वो भी L मान लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, K तो कॉमन ही आएगा। तो बच्चे ये क्या है, एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब क्या पूछता है पेपर में, पेपर का क्वेश्चन नहीं है, क्या पूछता है कि भाई इस सिस्टम को क्या हुआ कि भाई इनको ऐसे रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, यहां ले आया मैं ऐसे L/2 डिस्टेंस पर ले आया, ठीक है, पहले ऐसे थे अब ऐसे ले आया। बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा। जब ऐसे बोले एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, एक कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी निकाल लेंगे, फिर दूसरी कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी निकाल लेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से, ठीक है। फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी माइनस कर देंगे, वही वर्क होगा मुझे क्या इन चार्जेस को यहां पर लाने में। कितना वर्क करना पड़ा, इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी का डिफरेंस। मान लो यू फाइनल अब क्या आएगा बच्चे, यू फाइनल में क्या करेंगे, कुछ नहीं है, बस डिस्टेंस पुट कर देंगे यहाँ पर, इसकी जगह L/2 हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। जो भी आएगा मुझे कितना वर्क करना पड़ा, कितना वर्क करना पड़ा बच्चे, ये वर्क डन ऐसे इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए बच्चे मुझे इतना वर्क करना पड़ेगा। फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी कौन से डिस्टेंस से निकालेंगे, L/2 से। यहाँ पर भी L/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी L/2 हो जाएगा, बिल्कुल सारी चीजें सेम, कॉम्बिनेशन 3। 4 का होता तो बच्चे उसके अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन बना लेते, शायद 6 टर्म्स बनती, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं हम कि कितना वर्क करना पड़ेगा किसी कॉन्फ़िगरेशन को मुझे चेंज करने में, फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी माइनस कर देंगे। ओके, वेरी सिंपल। ओके, सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना। और अगर आपका कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स, यू कैन राइट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।